स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डस्टिन का अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आया दोस्त डार्ट ने उसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। इसी के साथ में हॉपर ने भी अपसाइड डाउन वर्ल्ड का रास्ता ढूंढ लिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम विल की मॉम जॉयस को देखते हैं, जो कि अभी भी इतनी सारी पेंटिंग को अपने पूरे घर में लगा चुकी थी। ये एक बहुत बड़े मैप के जैसे दिखाई दे रहा था। और अब जब काफी देर हो चुकी थी कि हॉपर भी नहीं आया था, तो ये लोग मिलके हॉपर को भी ढूंढने लगे थे। माइक भी विल के पास आके बैठता है, जहाँ पे विल सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि कैसे वो इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक हिस्सा बन चुका है। उल्टी दुनिया की हर चीज को वो महसूस करता है। माइंड फ्लेयर और शैडो मॉन्स्टर मानो कि उसके अंदर ही है। तब उसे माइक पूछता है कि वो क्या क्या चीजें देख सकता है, क्या वो समझ सकता है कि आगे क्या होने वाला है, या फिर वो ढूंढ सकता है कि आखिर ये चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो विल कहता है कि मैं हाँ इन चीजों को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि मैंने उसके बारे में पता लगाया है। तो माइक कहता है कि हम इसके बारे में पूरा ध्यान रखेंगे कि इन मॉन्स्टर्स को कभी पता न लगे कि तुम इनके ऊपर ध्यान रख रहे हो। यहाँ हॉपर इस टनल के अंदर आगे आगे तक जाने लगता है, जहाँ पे उसे इस पूरी टनल के अंदर कई सारी रूट्स दिखाई देती है। ये सारी मॉन्स्टर रूट्स ही थी जिसने इन पूरी टनल्स को कवर कर लिया था। हॉपर के आगे जाने के साथ ही में जिस रास्ते से हॉपर आया था, वो रास्ता भी अपने आप बंद हो चुका था, यानी कि हॉपर अब इसी टनल के अंदर आगे से आगे घूमता जाएगा। यहाँ हम नैन्सी और जॉन को देखते हैं, जो कि पिछले एपिसोड में निकले तो थे किसी से बात करने के लिए, और अभी वो एक होटल के अंदर पहुंचते हैं। दोनों आपस में बात करने लगते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करने लगते हैं, जहाँ पे नैन्सी कहती है कि तुम मेरे पास में वापस क्यों नहीं आए। तो जॉन कहता है कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, लेकिन उस टाइम पे तुम स्टीव के साथ में थी, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, और विल को भी मेरी बहुत जरूरत थी, इसी कारण हम दोनों की बात नहीं हुई। असल के अंदर लास्ट सीजन और इस सीजन के बीच में 1 साल का अंतर है, तो ये दोनों 1 साल के अंतर के बारे में ही बात कर रहे हैं कि पिछले 1 साल से इन दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। और अब तो नैन्सी का स्टीव से ब्रेकअप भी हो चुका था, इसी कारण ये दोनों आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं और वापस से सो जाते हैं। अगले दिन विल उठ के जॉयस को हॉपर के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ कि वो इस टाइम पे कहाँ है। यहाँ पे हॉपर जैसे इस टनल के धीरे धीरे अंदर तक जाने लगा था, तो वहाँ के रूट्स मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मानो कि अपने अंदर का वैनम लिक्विड उन्होंने हॉपर के ऊपर छोड़ा, और हॉपर इसी कारण जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद हॉपर को जब होश आता है, तो वो खुद के एक स्लीव्स को काट के खुद के चेहरे पे एक मास्क लगा लेता है, ताकि वो यहाँ पे सांस ले सके। दूसरी तरफ ल्यूकस यहाँ पे अपने फादर से पूछने की कोशिश करता है कि अगर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है तो वो आखिर उन्हें कैसे मनाते हैं। यहाँ लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डस्टिन की मॉम की कैट इस टाइम पे घर पे नहीं मिल रही थी। डस्टिन यहाँ पे किसी इंसान को कॉल करता है जिनका घर काफी दूर था, और डस्टिन अपनी मॉम से कहता है कि उन लोगों ने हमारी कैट को देखा है। डस्टिन की मॉम रोती रोती वहाँ से चली जाती है। असल के अंदर ये सब कुछ डस्टिन का प्लान था, अपनी मॉम को थोड़ी देर के लिए इस घर से दूर भेजने का। डस्टिन यहाँ पे खुद को अच्छी तरीके से पैक कर लेता है, मानो कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक करे तो उसे कुछ भी ना हो। वो पूरे घर के अंदर नॉनवेज पीसेस रख देता है। इस टाइम तक डार्ट डस्टिन के कमरे के अंदर ही था, और अब डस्टिन उस दरवाजे को खोल देता है और खुद उस पूरे घर के बाहर तक नॉनवेज पीसेस निकाल के खुद बैकयार्ड के अंदर छुप जाता है। डार्ट यहाँ पे इसे खाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। डस्टिन एक आंख से डार्ट को देख ही रहा था, और डार्ट को भी पता चल जाता है कि अंदर से उसे कोई देख रहा है, इसी कारण डार्ट ट्रैप में नहीं फंसता। लेकिन तभी वहाँ पे डस्टिन पूरी हिम्मत दिखाता है, दरवाजे को खोलता है और डार्ट के ऊपर बहुत जोर से स्टिक से अटैक करता है, जिसके कारण डार्ट दूर गिर के एक बेसमेंट के ऊपर गिरता है। डस्टिन उसी बेसमेंट के अंदर डार्ट को पैक कर देता है ताकि वो यहाँ से कहीं ना भाग सके। जिसके बाद हम यहाँ पे एल को देखते हैं। एल ने यहाँ पे अपनी मॉम टेरी का एड्रेस ढूंढ लिया था। वो एक ट्रक की मदद से यहाँ तक पहुँच जाती है। दरवाजा खटखटाने पे टेरी की सिस्टर दरवाजा खोलती है, और वो एल को नहीं पहचानने पे और डोनेशन मांगने वाली लड़की के जैसे समझने पे दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन एल बार बार में कहती है दरवाजा खोलो, और नहीं खोलने पे वो दरवाजा तोड़ देती है और फिर अंदर आती है। अब तक टेरी की सिस्टर समझ चुकी थी कि ये और कोई नहीं बल्कि टेरी की बेटी है, जो कि आज से 11 साल पहले गायब हो चुकी थी। एल यहाँ पे आके टेरी से मिलती है, उसे बात करने की कोशिश करती है, मॉम मॉम पुकारती है, लेकिन टेरी कोई जवाब नहीं देती और फ्रीक्वेंटली कुछ चीजों को बार बार रिपीट करती रहती है। रेनबो, 3 लेफ्ट साइड में, 4 राइट साइड में, 45, ऐसी ही कुछ चीजें वो बार बार रिपीट कर रही थी। यहाँ पे हम नैन्सी और स्टीव को देखते हैं, जो कि मिलने के लिए पहुंचे थे उसी डिटेक्टिव से, जो कि हॉपर से भी कई बार मिला करता था, उस रशियन लड़की के बारे में बात करने के लिए। साथ ही साथ बारबरा के पेरेंट्स ने भी इसे हायर कर रखा था। ये डिटेक्टिव भी इन दोनों को जानता था। ये डिटेक्टिव नैन्सी और जॉन को अपने साथ कमरे तक लेकर आता है और दिखाता है कि आखिर उसने कितनी सारी रिसर्च करी थी, एल के ऊपर, विल के गायब होने पे और बारबरा के ऊपर। लेकिन ये सारी चीजें देख के नैन्सी कहती है कि आपने इन सभी के टाइम
टाइमलाइन गलत सेट की है, ये सारे डिसऑर्डर में लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये बच्ची कोई रशियन लड़की नहीं है बल्कि हॉकिंस के लैब से निकली हुई लड़की है जिसका नाम 11 है। और ये भी कहती है कि ये एक लंबी कहानी है, यही तो हम बताने के लिए आए हैं। जिसके बाद हम मैक्स को देखते हैं, वो गेम पार्लर में गेम खेलने के लिए आई थी, साथ ही साथ अपने बड़े भाई बिली से धमकी भी लेके आई थी कि अगर वो टाइम से नहीं पहुंची तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे ल्यूकस ने गेम पार्लर वाले से कहा था कि बस वो कैसे भी करके मैक्स को एक रूम के अंदर भेज दे। रूम के अंदर आने के बाद ल्यूकस मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ। मैक्स इस टाइम बहुत गुस्से में थी क्योंकि ल्यूकस ने उसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया था और कुछ भी नहीं बताया था। ल्यूकस कहता है कि तुम अगर इस चीज को लेकर श्योर हो कि तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके की मुसीबत आ सकती है तभी मैं तुम्हें बताऊंगा। हो सकता है कि हम दोनों की जान चली जाए या हो सकता है हम दोनों बहुत बड़े खतरे में पड़ जाए। मैक्स को ये सारी बातें नॉर्मल लग रही थी, मानो कि ल्यूकस बस मजाक कर रहा है। यहाँ जॉयस को हॉपर के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता चली थी, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पा रही थी कि इतनी बड़ी जगह के अंदर विल ने जहाँ पे हॉपर को ढूंढा है वो आखिर कौन सी जगह है। जॉयस को पता चलता है कि इसी टाइम पे यहाँ बॉब मिलने के लिए आया है क्योंकि बॉब को पता था कि विल की तबीयत खराब है। पहले तो जॉयस बॉब को भेजने लगती है कि यहाँ से चले जाओ, विल बिल्कुल ठीक है और हम लोग आज अच्छे से रह लेंगे, आज तुम अपने घर चले जाओ। बॉब को लगता है कि कोई बात नहीं, आज इन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, लेकिन जाने से पहले बॉब जॉयस को कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो, वैसे भी मुझे इस पूरे शहर के बारे में सब कुछ पता है। तभी जॉयस को क्लिक होता है कि बॉब जरूर हमारी मदद करेगा और जॉयस बॉब को अपने घर ले आती है और कहती है कि तुम्हें बस मेरी मदद करनी है इस एक्स को ढूंढने में, पता लगाओ कि ये किस तरीके का निशान है और मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछना। बॉब को ये चीजें बहुत अटपटी लगती है, इसी कारण वो जॉयस को साइड में लेके जाता है और पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, बच्चों के सामने ये इतनी सारी पेंटिंग किसने निकाली है और तुम किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही हो। जॉयस समझाने की कोशिश करती है कि बातें रिपीट मत करो, क्वेश्चन मत पूछो, बस हमारी मदद करो। और तभी बॉब को क्लिक होता है अपने सामने वाली पेंटिंग को देख के कि ये तो हॉकिंस शहर का एक छोटा सा पॉन्ड है, एक लवर्स पॉइंट है। और चीजों को ध्यान से देखते देखते बॉब को समझ में आ जाता है कि ये हॉकिंस शहर का ही पूरा मैप है, यानी कि वो सारी रूट्स, यानी कि वो पूरा मॉन्स्टर इस पूरे शहर के अंदर तक पहुंच चुका है। यहाँ हम हॉपर को देखते हैं जो कि कैसे तैसे आगे बढ़ता जा रहा था रास्ता ढूंढने के लिए। कुछ टाइम पहले हॉपर ने एक सिगरेट भी गिराई थी और हॉपर के आगे जाने के बाद उस सिगरेट पे मानो काफी सारे सांप जैसे मॉन्स्टर उसे अंदर की तरफ निगल लेते हैं, मानो कि ये किसी जिंदा चीज को भी निकल सकते हैं। हॉपर आगे जाने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन ये सारे के सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करके उसे मार भी सकते थे। तभी यहाँ पे हॉपर लाइटर जला के आगे का रास्ता देखने की कोशिश करता है और हॉपर को पता चलता है कि ये सारा का सारा मॉन्स्टर, ये जितना भी यहाँ पे जाल फैला हुआ है, वो आग से डरते हैं, आग के कारण वो पीछे हटने लगते हैं। तभी हॉपर वहाँ पे एक स्टिक लेता है, उसके अंदर कपड़ा लगाता है और उस पूरे कपड़े को जला देता है। मशाल बनने के साथ में ही ये सारा जाल वहाँ से हटने लग जाता है और हॉपर को थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है। डस्टिन यहाँ पे खुद की मरी हुई कैट को दफना देता है और उसके बाद खुद के रूम की सफाई करता है जिसके ऊपर ब्लड गिरा हुआ था। इसी टाइम पे वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, माइक को और ल्यूकस को कोड रेड करके फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका आंसर नहीं देता क्योंकि माइक विल के घर पे था और ल्यूकस मैक्स के साथ था। यहाँ हम एल को देखते हैं जो कि खुद की आंट से बात करती है और पूछती है कि आखिर उसकी मॉम की ऐसी हालत कैसे हो गई और वो वापस कब ठीक होंगी, क्या वो उन्हें पहचान सकती है या फिर क्या वो कभी बात भी करेगी। तो टेरी की सिस्टर कुछ नहीं बताती और कहती है कि इसकी ये हालत काफी सालों से हो रखी है, लेकिन उन्हें हमेशा से होप थी कि तुम एक दिन जरूर लौट के आओगी, लेकिन अब जब तुम लौटी हो तो देखो उनकी क्या हालत हो चुकी है और ठीक होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। जिसके बाद में एल को वो उस कमरे में लेकर आती है जो कि टेरी ने सजाया था अपनी बेटी के लिए कि अगर उसकी बेटी होगी तो वो यहीं पे रहेगी। टेरी की बहन एल को कहती है कि तुम चाहो तो हमारे साथ ही रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एल भी अब वहीं पे रुकना चाहती थी क्योंकि ये उसका असली घर था। तभी बात करते करते यहाँ पे लैंप एकदम से ब्लिंक करने लग जाते हैं। टेरी की सिस्टर कहती है कि यहाँ पे बस लाइट का फ्लक्चुएशन है, इसीलिए तुम डरो मत। लेकिन एल को ये लाइट का फ्लक्चुएशन अच्छी तरीके से पता था कि आखिर ये कैसे होते हैं, यानी कि अगर कोई उससे बात करना चाहता है तभी ये लाइट फ्लक्चुएट होगी। एल इन सबको फॉलो करते हुए टेरी तक पहुंच जाती है और समझ जाती है कि उसकी मॉम उससे बात करना चाहती है। तभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली चैनल चेंज होने लग जाते हैं और एल को समझ में आता है कि इसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपस में बात कर सकते हैं। टेरी के ऊपर भी दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट हुए थे, इसी कारण टेरी के पास में भी सुपर पावर्स थी। सीन शिफ्ट होता है जॉयस पे। यहाँ वो बॉब को नहीं बता सकती कि हॉपर को ही वो ढूंढ रही है, इसी कारण वो बस बोलती है कि ये एक्स है और तुम्हें ढूंढ के बताना है कि इस टाइम पे वो कहाँ मिलेगा। जहाँ पे विल ने हॉपर को ढूंढा था उसी के अकॉर्डिंग बॉब यहाँ पे जॉयस से कुछ लोकेशंस मांगता है और उसके बाद लगभग एक एरिया का पता लगा लेता है कि ये एक्स उन्हें कहाँ पे मिलेगा। इधर डस्टिन यहाँ पे पहले माइक के घर पे आता है और माइक और नैन्सी के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नहीं थे, इसी कारण वो घर से बाहर निकलने ही लगता है कि तभी उसे स्टीव मिलता है। यहाँ पे स्टीव को भी गिल्ट हुई थी कि उसने नैन्सी के साथ झगड़ा करके अच्छा नहीं किया, इसी कारण वो नैन्सी को मनाने के लिए एक बुके लेके आया था। तभी डस्टिन कहता है कि
कि नैन्सी घर पे नहीं है और क्या तुम्हारे पास में आज भी वही बैट रखा है किलो वाला। स्टीव को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि हाँ पड़ा है, लेकिन हुआ क्या है। तब डस्टिन कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और चलो यहाँ से। यहाँ हॉपर भी काफी देर से इस रास्ते को खोद रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई आगे तक का रास्ता नहीं मिल रहा था, मानो कि वो इस जगह पे फंसने वाला था। जैसे ही हॉपर थक के नीचे बैठता है तभी वो सारे मॉन्स्टर रूट्स, मानो कि वो सारे सांप की तरह हॉपर को जकड़ लेते हैं। हॉपर उनसे नहीं बच पाता। हॉपर छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये जड़ें हॉपर को और ज्यादा जोर से पकड़ती जा रही थी। यहाँ हम मैक्स को देखते हैं। ल्यूकस ने यहाँ पे मैक्स को पिछले साल की सारी स्टोरी बता दी थी, लेकिन मैक्स कहती कि तुमने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई, लेकिन अगर तुम मुझे सच बताते तो मुझे सच में अच्छा लगता। ल्यूकस का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि हम दोस्त आपस में कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने इतनी हिम्मत करके तुम्हें ये सारी चीज बताई और तुम्हें ये सब मजाक लगता है। मैक्स ये बातें सुन के और गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुमने जितनी भी बातें बताई है कि इसमें से क्या कोई भी चीज सच हो सकती है। और अब मैक्स गुस्से में आके यहाँ से जाने लगती है और ल्यूकस को कहती है कि बाहर मत आना। यहाँ बाहर बिली उसका वेट करता है और यहाँ से मैक्स चली जाती है। इधर यहाँ पे नैन्सी और जॉन ने भी इस डिटेक्टिव को सारी बात बता दी थी और साथ ही साथ वही रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी जो कि नैन्सी और जॉन ने मिलकर हॉकिंस लैब के अंदर डॉक्टर ओन्स की रिकॉर्डिंग करी थी। नैन्सी पूछती है कि क्या इतना सबूत काफी होगा उस पूरे हॉकिंस लैब को बंद कराने के लिए, लेकिन अब तक डिटेक्टिव काफी ज्यादा सदमे में था क्योंकि अब उसे हर एक चीज के बारे में अच्छे से पता चल चुका था। वो सारी चीजों को डाइजेस्ट करता है और उसके बाद में नैन्सी और जॉन को बताता है कि ये चीजें इतनी आसान नहीं है। हॉकिंस लैब बहुत बड़ी है और उसके कॉन्टेक्ट न जाने कितनी दूर तक फैले हुए हैं। वो लोग हमें चंद मिनटों में गायब करवा सकते हैं और अगर हमारे पास बड़े एविडेंस नहीं होंगे तो शायद हमारी बातों पे कोई बिलीव नहीं करेगा। और रही बात बारबरा की, तो बारबरा की फैमिली को सिर्फ यही बताया जाएगा कि हॉकिंस लैब के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ था और बारबरा की मौत उसी लैब के अंदर हुई और सबसे पहले अब हमें एविडेंस इकट्ठे करने होंगे। जॉन और नैन्सी दोनों इस बात को मान लेते हैं, जिसके बाद सीन हॉकिंस लैब के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ पे साइंटिस्ट डॉक्टर ओन्स को बताते हैं कि हमने कुछ चीजें अलग ही तरीके से नोटिस की है। कई सारे एक्सपेरिमेंट बीकर के अंदर उन्होंने वही सॉइल इकट्ठी कर रखी थी जो कि पंपकिन फार्म से इन लोगों को मिली थी एज अ सैंपल। मिट्टी के अंदर कुछ भी ऐसी नई चीज नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे बीकर को जो कि बाकी बीकरों से काफी दूर थी उसे जब जलाते हैं तो वो मिट्टी एक स्ट्रोम की जैसे गोल 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 घूमने लगती है और उसके साथ में आगे जितने भी बीकर रखे हुए थे वो भी गोल गोल मिट्टी घूमने लगती है। इसका मतलब क्या था कि अगर ये एक हिस्से को जलाने की कोशिश करेंगे तो बाकी सारे हिस्से भी उतने ही ज्यादा इफेक्ट होंगे। इसका मतलब था कि जहाँ से ये लोग एक्सपेरिमेंट के लिए सॉइल लेकर आए थे उस जगह के नीचे यही मॉन्स्टर पनप रहा है और अगर एक को जलाया जाए तो शायद सब जल जाएंगे। यहाँ हम एल को देखते हैं जो कि खुद की मॉम टेरी से बात करने के लिए फ्रीक्वेंसी को यूज करती है, आंखों पे पट्टी बांधती है और उसके बाद वॉइड में पहुंच जाती है। वॉइड में जाने के साथ ही वो खुद के मॉम को हाथ लगाती है और देखते ही देखते उसे सब कुछ अपने आंखों के सामने दिखाई देने लगता है कि कैसे टेरी प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद जब उसे हॉस्पिटल लेके आया गया तो डॉक्टर ब्रैनर ने उसका ऑपरेशन किया। जो बच्ची हुई थी वो जिंदा बच्ची थी। उसके लेफ्ट तरफ 3 लोग और राइट तरफ 4 लोग खड़े थे और साथ ही साथ डॉक्टर ब्रैनर भी थे। उसी टाइम पे टेरी को बेहोश कर दिया गया, लेकिन बेहोशी की हालत में उसे पता था कि उसने एक जिंदा बच्ची को जन्म दिया है। जब टेरी होश में आती है तो उसकी बहन उसके पास बैठी और वहाँ पे सनफ्लावर भी रखे हुए थे। टेरी की सिस्टर टेरी को कहती है कि एक बैड न्यूज है, तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई। तो टेरी कहती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, मैंने अपनी बच्ची को अपनी आंखों से देखा है कि वो जिंदा पैदा हुई थी। इन लोगों ने मेरी बच्ची को ले लिया है, मुझे मेरी बच्ची वापस से चाहिए। तब टेरी वहाँ पे बहुत हंगामा करती है। कैसे तैसे करके हॉस्पिटल वाले टेरी को शांत कर देते हैं, जिसके बाद 2-3 साल निकल जाते हैं और टेरी एक दिन गुस्से में आके गन लेके सीधा हॉकिंस लैब पहुंच जाती है और 1-2 गार्ड को शूट करते हुए आगे बढ़ती है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। तब वहाँ पे एक दरवाजे पे रेनबो बना हुआ था। दरवाजे को खोलते ही वहाँ उसे अपनी बेटी जेन दिखाई देती है और साथ ही साथ में एक बच्ची और भी थी। टेरी यहाँ पे जेन को जैसे ही ले जाने वाली थी तभी हॉकिंस के लैब वाले सारे आ जाते हैं और टेरी को अपने साथ ले जाते हैं और उसके बाद हजारों वॉट का उसे शॉक दिया जाता है। यही रीजन था कि टेरी पागल हो गई थी और ये सारी चीजें अब एल को भी पता चल चुकी थी कि कैसे उसकी माँ इतनी सारी चीजों से गुजरी है और क्यों वो सेम चीजें रिपीट कर रही है, क्योंकि हर एक चीज का उसे कोई नंबर या फिर उसे कोई चीज याद रह गई थी। यहाँ बॉब, जॉयस, विल और माइक सभी हॉपर को ढूंढने के लिए निकले थे और तभी विल एकदम से खुद के ऊपर ध्यान लगाता है। फोकस करने के बाद वो कहता है गाड़ी एकदम शार्प राइट लो। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर विल ऐसा क्यों कह रहा है, लेकिन शार्प राइट लेने के बाद और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद इन्हें हॉपर की कार मिल जाती है। यानी कि विल ने एग्जैक्ट वही जगह पता लगा ली थी जहाँ पे हॉपर की गाड़ी थी, यानी कि हॉपर भी यहाँ पे मिल सकता था। थोड़ी बहुत खुदाई करने के साथ ही में जॉयस को वहाँ पे खड्डा मिल जाता है। बॉब को इस टाइम कुछ समझ नहीं आता कि आखिर जॉयस कर क्या रही है। जॉयस बॉब की मदद मांगती है और उसके बाद ये दोनों ही नीचे पहुंच जाते हैं जहाँ पे अपसाइड डाउन वर्ल्ड जॉयस की आंखों के सामने था और वो बुरी तरीके से डर जाती है कि कहीं हॉपर इसी के अंदर नाटक गया हो। ये दोनों ही हॉपर को ढूंढते हुए आगे जाते हैं। यहाँ पे ऊपर विल और माइक एक साथ में
में थे, जहाँ पे माइक विल को पूछता है कि क्या तुम ढूंढ पा रहे हो कि तुम्हारी मॉम इस टाइम पे कहाँ है। तो विल कहता है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद जॉयस को हॉपर की कैप मिलती है और साथ ही साथ एक मशाल भी मिलती है। आसपास हॉपर होने के कारण वो लोग ढूंढते ही जाते हैं। तब जॉयस को हॉपर मिल जाता है। यहाँ बॉब और जॉयस दोनों मिलकर हॉपर की इन सारी शाखाओं को काटने लगते हैं, इन रूट्स को एक साथ हटाने लगते हैं। तब जाके हॉपर को थोड़ा होश आता है और वो खुद की मदद करने के लिए भी एक नाइफ से इन सारी चीजों को काट के खड़ा हो जाता है। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ के यहाँ से भागने वाले थे कि उतनी ही देर के अंदर हॉकिंस की लैब से आए हुए साइंटिस्ट भी यहाँ पे पहुंच चुके थे, जो कि इनको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। और अब टाइम था इस पूरे मॉन्स्टर को जलाने का। जैसे ही ये फायर फ्लेम को स्टार्ट करते हैं और ये सारी रूट्स जलने लगती है, वैसे वैसे ये सारा असर विल के ऊपर होने लगता है, मानो कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर उसे पेन हो रहा है, क्योंकि इस माइंड फ्लेयर का कुछ हिस्सा विल के बॉडी के अंदर भी था। ये हमने कुछ ही एपिसोड्स पहले देखा था। विल की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वो जमीन पे गिर जाता है, मानो कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ उसकी बॉडी के अंदर ही चलता जा रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या विल की तबीयत पूरी तरीके से खराब हो जाएगी या फिर ये लोग मॉन्स्टर को मारने में सक्सेसफुल रहेंगे? ये सारी चीजें तो गाइज हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।